नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम जो हमारी कंप्यूटर एग्ज़ाम है, संगणक भर्ती परीक्षा, उसमें स्टैटिस्टिक्स में कवर करेंगे एडिटिंग ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। जो हमने डेटा पिछली क्लास में हमने देखा, कलेक्शन के मेथड क्या हैं, डेटा के कैसे कलेक्शन करते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन जो हमने किया है उसमें कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं एरर है, कुछ कमियां रहती है डेटा कलेक्ट करने में, तो उनको हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं ताकि वो डेटा और बेहतर ढंग से काम में लिए जा सके। तो हम सबसे पहले एडिटिंग के लिए क्या करते हैं, सरल बनाते हैं हम हमारे डेटा को। सरल बनाने के लिए जैसे जटिल तथ्य हैं, फिगर इस हिसाब से हैं कि समझने में कठिनाई है, बड़ी संख्याएं हैं, तो उनको हम राउंड ऑफ करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं उनका। जैसे मान लीजिए लाखों में संख्या है 19,53,287, 20,52,298, तो उनको हम राउंड में 1,00,000 में ले लेंगे या 50,000 तक उनका सन्निकटन कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। पॉइंटों में अगर कोई संख्या है तो उसको नेक्स्ट रुपए में ले लेंगे, या तो 0.5 से ऊपर है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 0.5 से अगर ऊपर है तो नेक्स्ट रुपए में ले लो, और 0.5 से कम है तो पिछले रुपए में ले लो। फ्रैक्शन अगर 0.5 से कम है तो उसको छोड़ दो, ऊपर है तो नेक्स्ट रुपए में कन्वर्ट कर दो, ऐसा है। अब उसके बाद में ये तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाली बात है नहीं। अब इसमें आपके क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। एक जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षाओं में भी, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। हमारी जो डेटा है उस पर पूर्ण जो है शुद्धता नहीं आ सकती, कंप्लीट या परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं हो सकती। अनुसंधान का जो हमारा क्षेत्र है, विषय है, उसके आधार पर ही एक्यूरेसी का डिसाइड करते हैं हम लोग। अब उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे एक स्टैटिस्टिकल एरर, सांख्यिकी विभ्रम। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टैटिस्टिकल एरर है क्या। स्टैटिस्टिकल एरर है हमारा किसी तथ्य की जो वास्तविक मान है, उसका एक्चुअल वैल्यू है, और हमने जो उसका अनुमान लगाया है सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके, दोनों का अंतर। तो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस हमारा क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एरर होगा, विभ्रम होगा। अब सांख्यिकी में विभ्रम और मिस्टेक दोनों में अंतर है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक जो हमारी है, मिस्टेक होती है डेटा कलेक्शन करते वक्त हम कोई गलती कर देते हैं। जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट कर रहा है उसने जानबूझकर कोई गलती कर दी, तो गलती तो जानबूझकर की जाती है, और एरर जो है वो दैवीय संयोग के कारण या भूलवश बिना इंटेंशन के हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा खतरनाक प्रभाव मिस्टेक के होते हैं, एरर के नहीं होते। सांख्यिकी में तो ये भी कहा जाता है कि एरर जो हैं वो होंगे, इनको हम रोक नहीं सकते। अब एरर जो हमारे हैं, स्टैटिस्टिकल एरर, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, हमने बात कर ली। अब उसका माप कैसे करें। एक तो करते हैं हम उसका एब्सोल्यूट मेजर, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष माप। निरपेक्ष माप तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से एस्टिमेटेड वैल्यू घटा दो। लेकिन हम इसका रिलेटिव मेजर, सापेक्ष माप कैसे ज्ञात करें। देखिए दोनों में फर्क है। निरपेक्ष तो एक फिक्स पैरामीटर होता है, जबकि रिलेटिव में हम प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो फिर रिलेटिव जो हमारा मेजर है उसमें कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। रिलेटिव मेजर में हम इसको प्रेजेंट करने के लिए एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू बटा या अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू, तो उसका जो हमारा स्टैटिस्टिकल एरर आया है उसका हम एस्टिमेटेड वैल्यू से क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, वो हमारा रिलेटिव एरर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर। हमारे जो सांख्यिकी विभ्रम है सांख्यिकी में, उनके सोर्स क्या है। इसी से आपको देखिए परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगी कि सोर्स क्या है सांख्यिकी विभ्रम का। उसी से पता चलेगा कि जो सांख्यिकी में त्रुटियां और जो गलती है, शुद्धि, उनमें फर्क क्या है। तो जो हमारे सांख्यिकी विभ्रम है उनका सोर्स है, नंबर 1 सबसे पहले आ सकता है जब हम जहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन, मूल त्रुटियां, एरर ऑफ ओरिजिन, मतलब
हमें जो मेथड अडॉप्ट करना था वहाँ कोई गड़बड़ है। फिर है एरर ऑफ इनएडिकेसी या अनसफिशिएंसी, अनुपयुक्त, अपर्याप्तता, मतलब डेटा हमें जो सैंपल लेने थे वो हमने कम ले लिए। फिर है मैनिपुलेशन एरर, टाइप ऑफ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोर्सेस ऑफ एरर की, जो हमारा गलती हो सकती है हमारी, कहाँ हो सकती है गलती, हमने जब सांख्यिकी माध्य जो हमारे स्टैटिस्टिकल मीन है, एनालिसिस जब प्रोसेस करते हैं वहाँ हम उनका माध्यों का प्रयोग, प्रतिशत का प्रयोग गलत करके गलत एनालिसिस करते हैं, वहाँ ये गड़बड़ हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में ये हमारे सोर्सेज हो गए इसके। अब गलती जो हमारी है और एरर है, इनमें डिफरेंस आपको बता ही दिया। उसके बाद क्योंकि गलती तो हम जानबूझकर करता है और ये अपने आप अनजाने में होती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एरर, मतलब हमारे जो त्रुटियां हैं, सांख्यिकी विभ्रम है, उनके प्रकार, बायस्ड एंड अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है अभिनत, मतलब पक्षपातपूर्ण, जो इंटेंसली किया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति सांख्यिकी का यूज कर रहा है, सांख्यिकी विधियों को काम में ले रहा है, उसकी विचारधारा या उसने डेटा कलेक्ट करने में कोई गड़बड़ की, मतलब वो जो सोच रहा है, उसके जो विचार है उस रिसर्च को लेके, उसका फर्क पड़ेगा, उसके कारण जो गैप आ रहा है उनमें, वहाँ तो वो कहलाएगी बायस्ड। अब ये बायस्ड कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट कर रहा है उसके हैंड से हो सकता है, जहाँ से डेटा कलेक्ट होना है वो गड़बड़ कर सकता है, सांख्यिकी विधियाँ जो है उनका गलत उपयोग कर दिया जाए वो हो सकता है। और अनबाइज्ड क्या होगा? अनअभिनत या फिर पक्षपात रहित, ये अनबाइज्ड होगा। अनबाइज्ड में क्या होता है? ये अपने आप होता है, ये सांख्यिकी का मूल स्वभाव ही होता है। स्टैटिस्टिकल का जो नेचर है कि हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमने जो सैंपल मेथड अडॉप्ट किए हैं, रैंडम सैम्पलिंग हमने अडॉप्ट की है, वहाँ हमने कुछ दैवीय संयोग के कारण कुछ गलतियाँ रह गई हों, कुछ मान जो है वास्तविक हम जो सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वहाँ कुछ हो सकता है कि कुछ गैप हों, तो वो उसके स्वभाव में ही अगर कुछ गलतियाँ हैं तो वो अनबाइज्ड होंगी। इनमें प्रश्न बहुत बार आता है, अनबाइज्ड एरर हमेशा ही कंपनसेटिव टाइप के होते हैं, कंपनसेटेटिव टाइप के होते हैं, या यूं कहे अनबाइज्ड एरर हमारे क्षतिपूरक होते हैं। मतलब अगर एक गलती की है, 2 हो गई, 3 हो गई अनबाइज्ड, तो वो आपस में कट जाएगी, तो ये जितनी ज़्यादा होंगी तो कोई नुकसान नहीं है। बायस्ड होती है कम्युलेटिव, बायस्ड एरर हमारी होती है संचयी प्रवृत्ति की, मतलब ये होती है हमारी कम्युलेटिव, और ये होती है अनबायस्ड जो हमारी होती है, ये होती है कंपनसेटिव, ये कंपनसेटिव होती है, ये कम्युलेटिव होती है। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर की, धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटियां। पॉजिटिव एरर, यदि आपका एक्चुअल मान, जो वास्तविक मान है, हमारा जो अनुमानित मान है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, उससे ज़्यादा है, एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू, देन वी कैन से आवर रिजल्ट इज पॉजिटिव एरर। एंड रेदर देन सेकेंड साइड, our estimated value is greater than actual value, then difference of actual value and जो हमारा estimated value है, उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? ऋणात्मक त्रुटि कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इतना हमने इसमें देख लिया। उसके बाद एक पॉसिबल एरर होता है। पॉसिबल एरर क्या होता है? पॉसिबल एरर होता है जो वास्तविक मूल्य, देखिए सांख्यिकी में हम अनुमान लगा रहे हैं मूल्य का कि ऐसा हो सकता है, तो जो अनुमान हमारा गया है, वास्तविक मूल्य की 2 लिमिट, 2 सीमाएं डिसाइड हो जाएगी कि भाई पॉसिबल एरर हमें ये बताएगा कि इतना हो सकता है, मतलब या तो इससे इतना ज़्यादा या इतना कम, मतलब एक सीमा लगा देगा, एक लिमिट लगा देगा। जैसे यदि पॉसिबल एरर आपका मान लीजिए 100 है और आपका अनुमानित मूल्य है 10,000 और आपका पॉसिबल एरर है 100, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुमानित मूल्य 10,000, तो वास्तविक मूल्य क्या हो सकता है? या तो 10,000 100 होगा या फिर 9900 होगा, 9,900, मतलब या तो 100 कम या 100 ज़्यादा, तो 100 की लिमिट लग जाएगी, सीमा लग जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा, इसको प्रोबेबल एरर या पॉसिबल एरर भी बोलते हैं।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फर्स्ट एडिटिंग ऑफ डेटा, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, वर्गीकरण और सारणीयन। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होता क्या है, मीनिंग। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमने समंक संकलित किए हैं, कलेक्ट किए हैं जो डेटा, उन डेटा को अलग अलग विशेषताएं हैं उनकी, अलग अलग जो उनकी प्रकृति, उनके आधार पर उनका विभाजन करते हैं, समूहबद्धता या उनके ग्रुप बना देते हैं, ताकि उनमें यूं कहें कि तथ्य जो फैक्ट हमने कलेक्ट किए हैं उनमें क्या आ जाए, सहजातीयता आ जाए। एक जैसी विशेषताओं वाले जो तथ्य हैं, समंक हैं, उनको हम एक जगह क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ये काम हमारा किस में होता है, क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में। तो वर्गीकरण सारणीयन का आधार है, क्लासिफिकेशन इज बेसिस ऑफ टेबुलेशन या क्लासिफिकेशन इज बेस ऑफ टेबुलेशन। सारणीयन का आधार है क्लासिफिकेशन। प्रश्न आता है कई बार, मीनिंग बता दिया। इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव, हमारे जो वर्गीकरण है उसका उद्देश्य या महत्व क्या है। तो इसके उद्देश्य क्या है, जो हमारे डेटा है उनको सरल बनाकर तथ्य के साथ या यूं कहें उनको व्याख्यात्मक रूप से रखना, ताकि उनकी व्याख्या निर्वचन किया जा सके। ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करना, ये करता ही है। उसके अलावा कंपेरेबिलिटी जो है, तुलना में सहायता प्रदान करना। जब हम एक जैसे तथ्यों को एक जगह उन पे स्थापित कर देंगे तो हम दोनों में जो दो हमारे वर्ग बने हैं उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, तो तुलना में भी सहायता हो सकती है। ये चीज़ क्लियर है। सरलता, तथ्यों में सरलता आ जाएगी। ये कुछ उसके उद्देश्य हैं, पढ़ें आप। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की रीतियाँ। उससे पहले जो हमारे जो मेथड्स बोल सकते हैं इसको, या टाइप भी बोल सकते हैं। तो इसको टाइप की जगह अगर अपन मेथड शब्द लिखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा, मेथड। तो देखिए, सबसे पहले डेटा जो हमारे हैं, चर्चा बार बार हो चुकी है इस विषय पर। एक तो होते हैं संख्यात्मक तथ्य, स्टैटिस्टिकल फैक्ट। एक होते हैं जिसको संख्यात्मक तथ्य बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। एक होता है क्वालिटिव। तो क्वालिटिव जो डेटा है, गुणात्मक तथ्य जिनको बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन गुणात्मक तथ्यों का भी होगा और संख्यात्मक का भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं, पहले मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे गुणात्मक तथ्यों का, क्वालिटिव डेटा का। सबसे पहले किसका पढ़ेंगे हम, क्वालिटिव डेटा का। तो भाई मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूं, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि इस पे अपन ओवर बोर्ड को यूज कर पाए। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं गुणात्मक तथ्य जो हमारे हैं, क्वालिटिव। क्वालिटिव डेटा, क्वालिटिव डेटा में किस प्रकार क्लासिफिकेशन होगा। नंबर 1, द्वंद्व भाजन। द्वंद्व भाजन का मतलब क्या हुआ, ये गुण है एक, उस गुण में या तो वो गुण है या नहीं है, मतलब गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो इसमें हम शब्द यूज करते हैं अल्फा, ये ABC, या फिर इसका अल्फा बीटा। इसके लिए हम स्मॉल c भी काम में लेते हैं, गामा भी काम में ले सकते हैं। तो ये स्मॉल ABC, कैपिटल ABC। कैपिटल ABC गुण की उपस्थिति, प्रेजेंस को दिखाएगा, और स्मॉल ABC गुण की अनुपस्थिति को दिखाएगा। एक ही गुण के आधार पर है, जैसे महिला और पुरुष, इसके आधार पर आप विभाजन कर रहे हैं तो जेंडर के आधार पे हो गया, या तो महिला है या पुरुष है, उपस्थिति हो गई। या शिक्षा के आधार पे कर रहे हैं कि भाई शिक्षित है, अशिक्षित है, साक्षर है, असाक्षर है, सॉरी निरक्षर है, तो हो सकता है। ये तो है द्वंद्व भाजन। इसी में बहुगुणी जो हमारा है वर्गीकरण, जिसे हम बोलते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन जो हमारा है बहुगुणी, ये तो फर्स्ट था द्वंद्व भाजन। और बहुगुणी में क्या होता है, एक से अधिक गुणों की उपस्थिति अनुपस्थिति एक साथ देखते हैं। मतलब जैसे पहले तो हम क्या देखेंगे, मान लीजिए जनसंख्या की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को हम बांटेंगे मेल और फीमेल में, कि इतने तो पुरुष, इतनी महिलाएं। उसके बाद मेल और फीमेल में हम बांट सकते हैं एजुकेशन के आधार पर, तो बोल देंगे हम साक्षर और निरक्षर।
तो ये तो हो जाएगा हमारा साक्षर और ये हो जाएगा हमारा निरक्षर। इसी प्रकार ये फीमेल में भी हो जाएगा साक्षर निरक्षर। फिर पॉपुलेशन में मेल में साक्षर, अब साक्षर में भी बेरोजगार और रोजगार हो सकता है। तो ये जब इतने गुणों का विभाजन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बहुगुणी वर्गीकरण। ये चीज़ क्लियर है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा है। अब हम इसमें बात करते हैं संख्यात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव डेटा संख्यात्मक तथ्य, इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वर्ग सीमाएं। यहां हम कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। नंबर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उससे पहले जो भी हमारे उसमें वर्ग बनेंगे, अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। वर्ग की सीमाएं, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, मतलब उन लिमिट के बीच में जो संख्याएं हैं वो उस वर्ग में आएगी। विशेष कुछ संख्याएं हैं उनको, मतलब यूं कह दें, पूरे संख्या को हम अलग अलग वर्गों में बांट देंगे और उस वर्गों की वर्ग सीमाएं डिसाइड कर देंगे और उन वर्ग सीमाओं में आने वाले जो संख्याएं हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी, उनकी जो नंबर्स हैं उनको उस वर्ग सीमाओं में दिखा देंगे। और इसको इस प्रकार से दिखाना, अनुव्यासित करना क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड एक 4 क्रॉस मेथड होता है, अनुमेलन विधि, जिसमें 4 तक होता है तब तो यूं कर देंगे, 5वां होते ही 5 नहीं करेंगे, ये हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको? इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद अब हम इतना होने के बाद जब क्वांटिटेटिव डेटा की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, वर्ग विस्तार बता दिया। अब वर्ग विस्तार क्या है? वर्ग की सीमाएं ऊपरी निचली, एक L1 L2, ऊपरी सीमा निचली सीमा, ये ठीक है। मतलब निचली सीमा है वो लोअर लिमिट हो गई उसकी और ऊपरी सीमा अपर लिमिट हो गई। इन दोनों का अंतर जो है वो क्या कहलाएगा, वर्ग विस्तार। क्या कहलाएगा, L1 L2 का अंतर क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। वर्ग विस्तार, ये वर्ग विस्तार है। फिर मध्य मूल्य, अगर L1 L2 को जोड़ के 2 को भाग देते हैं तो x मिड वैल्यू, मध्य मूल्य आ जाएगा। फिर इसमें जो जो संख्याएं आती है उनको हम फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलते हैं। तो ये हमारा इसमें है। फिर इनकी श्रेणियां होती है, उनमें इनको विभाजित करते हैं, समावेशी श्रेणी, अपवर्जीय श्रेणी। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे खंडित और अखंडित चर, क्योंकि संख्यात्मक डेटा को जब हम इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा खंडित है या अखंडित है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, खंडित डिस्क्रीट और या कंटिन्यूअस सतत। तो खंडित दूसरा हो गया सतत, ये कंटिन्यूअस, और ये हो गया डिस्क्रीट खंडित। खंडित सर स्थिर मूल्य, यदि हमें मूल्य पता है कि 5, 10, 15, 100 अंक हैं, उम्र है, खंडित सर। अखंडित एक रेंज दे दी जाएगी इसमें। जब हम क्लास इंटरवल की बात करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करेंगे कि इससे इसके बीच में इतने व्यक्ति, कन्फर्म नहीं कह रहा। जैसे कक्षा में मान लीजिए मार्क्स आए, 50 विद्यार्थी हैं, मुझे प्रत्येक के मार्क्स पता है, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, तब मैं क्या कर दूंगा, 5 विद्यार्थियों के 8 नंबर आए हैं, मतलब नंबर जो मार्क्स हैं 8 मार्क्स, जैसे मान लीजिए 10 में से नंबर आए हैं या 100 में से आए हैं, 50 आ गए, 40 आ गए, 30 आ गए, जो भी मार्क्स हैं XYZ, ये कोई मैटर नहीं है। अगर पता है कि इतने मार्क्स इतने व्यक्तियों के आए हैं तब तो वो खंडित है। लेकिन जब रेंज दे रहा हूं, जैसे मैं ये कह रहा हूं 70 से 80 के बीच में नंबर है, तो 70 से 80 के बीच में 71, 72, 73 कितने भी आए हैं वो सारे इस रेंज में कवर हो जाएंगे। तो उनकी संख्या अगर 20 है तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो जाएगी 20 बारंबारता, जबकि उनकी संख्या जो है, उनकी वैल्यू, वो हम x क्या होगा, x हमें पता नहीं है। तो हमने एक रेंज ले ली कि भाई ये हमारे यूं मान लें 8 व्यक्ति हैं जो किस रेंज में आ रहे हैं, 60 से 70 वाली में, मतलब 60 से 70 नंबर के बीच में। ये हमारे खंडित और अखंडित होता है। सतत में आपको समझ में आ गया, जब रेंज दी हो, मतलब निश्चित 2 मूल्यों के बीच में निश्चित अंतर नहीं होता।
वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो वहां हम जब सतत चर की बात करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अपवर्जी या समावेशी में बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा, अपवर्जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, या फिर जो हमारी समावेशी है इंक्लूसिव या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ये चीज क्लियर है। तो अब समावेशी श्रेणी और जो हमारी अपवर्जी श्रेणी है उसमें किसको बांटेंगे, इसी को बांटेंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो है हमारी समावेशी, म्यूचुअल इंक्लूसिव। समावेशी श्रेणी क्या होती है, जिसमें ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों के डेटा उसमें शामिल होते हैं समावेशी में। जबकि अपवर्जी जो हमारी है उसमें ऊपरी सीमा जो है उस पर यदि कोई डेटा, कोई संख्या है, वो अगले ग्रुप में जाएगी, इस ग्रुप में नहीं जाएगी। ये आपको पता होने चाहिए समावेशी और अपवर्जी क्या है। अब जब हम वर्ग विस्तार डिसाइड करते हैं, वर्ग विस्तार बनाते हैं, या तो हमें क्वेश्चन में दिया आता है, बाकी आपके इस एग्जाम में ये नहीं आएगा कि बड़ा क्वेश्चन आ गया यार बताओ, नहीं। ये प्रश्न आ सकते हैं भाई, L1 L2 दिया, मध्य मूल्य पूछ सकते हैं, या फिर मध्य मूल्य दे के ये पूछ सकते हैं वर्ग विस्तार। एक वर्ग विस्तार के लिए स्टेजर्स के सूत्र को काम में लेते हैं। कई बार जब वर्ग विस्तार नहीं दिया जाता तो क्लास इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, स्टेजर्स का सूत्र वर्ग विस्तार के लिए हमें काम में लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, स्टेजर्स का सूत्र हम काम में लेते हैं। ये चीज क्लियर है। तो स्टेजर्स का सूत्र काम में, जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है ऊपरी सीमा, उसमें से स्मॉलेस्ट L-S कर देंगे। L-S बटा यहाँ log एंटी लॉग का यूज होगा तो 1 + 3.322 log n। तो ये सॉल्व नहीं करवाएगा आपसे इसमें कोई, क्योंकि लॉग टेबल देनी पड़ेगी और तो नहीं करवाए। ये पूछ सकते हैं कि भाई स्टेजर्स का फॉर्मूला किस चीज़ में काम में आता है, या वर्ग विस्तार के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र काम में आता है। या फिर आपको स्टेजर्स का सूत्र दे देंगे, बोलेंगे स्टेजर्स का सही सूत्र है, तो आपको स्टेजर्स का फॉर्मूला जो है वो आपको समझ के जाना है कि उसका फॉर्मूला है क्या, L-S बटा 1 + 3.322 log n। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा डीप जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सांख्यिकीय श्रेणियां, उसके बाद आती है स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये श्रेणी क्या होती है, जब हम हमारे समंक है, संख्या है, वैल्यू है, उनकी बारंबारताएं हैं, उनका बंटन कर दिया, वो तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे हमें एक क्रम प्राप्त हुआ, मतलब एक समय के अनुपात में या क्षेत्र के अनुपात में हमने उसको एक क्रम को लिखा। जैसे इंडिया में मान लीजिए मुझे पॉपुलेशन देखनी है, 10 साल की कर रहा हूँ तो समय के अनुसार 11 की, 21 की, या मान लीजिए 1970 से तो 1970, 80, 90, फिर 2000, फिर 2011, 2001, फिर 2011, उस हिसाब से देख लूँगा। या फिर क्षेत्र के हिसाब से, इंडिया में तो राजस्थान, यूपी, उस हिसाब से हो सकता है। तो वो क्या कहलाएगी, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाएगी। तो कम्युलेटिव, कंपेंसेटिव, ये तो जो आपके बाइज्ड और अनबाइज्ड में वो विशेषताएं थी। तो आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन यही बनते हैं इसमें से कि स्टैटिस्टिकल एरर क्या है, पॉसिबल एरर क्या है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एरर बाइज्ड अनबाइज्ड में पूछ लेगा कि भाई कम्युलेटिव होती है या फिर कंपनसेटिव होती है, सोर्स पूछ लेगा उसके। इससे अलावा फिर पूछेगा तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन में ये पूछ सकता है कि भाई स्टैटिस्टिकल सीरीज, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। फिर अब हम बात करते हैं टेबुलेशन की, सारणीयन। तो सारणीयन जो हमारा है, टेबुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं है। टेबुलेशन है क्या, डेटा का प्रेजेंटेशन का तरीका है। पहली चीज़, जैसे बिखरी चीज़ होती है, वर्गीकरण हमने कर लिया, उसके बाद हम उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि वो समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, आपकी मार्कशीट है बीकॉम की, बीएससी की, बीए की या 10वीं 12वीं की। एक तो आपको उसमें वर्णात्मक बताया जाए, आपका नाम मिस्टर एक्स, पिताजी का नाम ये, कक्षा ये, पूरी उसमें कहानी लिखी जाए हिंदी से, और फिर बताया जाए ये 6 विषय थे बीकॉम में, इस वर्ष में ये एग्जाम में प्रविष्ट हुए, इतने में से इसके इतने आए, इतने में से इसके इतने आए। इन सबको आधार पर देख के फाइनल निर्णय निकलता है कि ये एग्जाम में पास हो गए सेकंड डिवीजन से। ये कहानी पूरी 2 पेज में, तो आपको कितना टाइम लगेगा, पूरे पेज पढ़ने पड़ेंगे। और जबकि मार्कशीट जो आपकी है दैट इज ए टेबुलेशन, उसमें आपको देख के ही पता चल रहा है कि हाँ भाई ये क्लियर है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो उसका प्रॉपर टाइटल हो गया, कॉलम हो गए, रो हो गए,
तो वो जो कॉलम, रो, टाइटल जो है, उन चीज़ों का यूज़ करके हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये रहा मिस्टर एक्स की मार्कशीट है 12वीं की, तो उसको पता लग गया ये सब्जेक्ट थे, इतने नंबर आए हैं, ये फाइनल रिजल्ट है। ये क्या है? टेबुलेशन है। तो टेबुलेशन में आजकल तो वैसे जो मैकेनिज्म या यूँ कहें कि मशीनों का उपयोग होता है, यांत्रिक टेबुलेशन होता है, यांत्रिक सारणीयन। सामान्यतः पहले मैनुअल टेबुलेशन होता था। अब टेबुलेशन दो प्रकार से कर सकते हैं टेबुलेशन में। एक तो वास्तविक जो एक्चुअल डेटा है उनको दिखा सकते हैं, या फिर जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न सारणियाँ बोलते हैं उसको, जैसे प्रतिशत या माध्य दिखाएंगे उसमें एक्चुअल फिगर नहीं दिखाएंगे, तो व्युत्पन्न सारणियन भी हो सकता है डेरिवेटिव्स में। तो ये हमारा टेबुलेशन हो गया। अब उसके बाद हम बात करें, जो पहली थी हमारी डायरेक्ट या मौलिक मूल सारणियाँ भी बोलते हैं उसको, और उद्देश्य के आधार पे सामान्य उद्देश्य हो सकता है सारणियन का, और या फिर कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है। तो ये अपना आज का टॉपिक था। अब टेबुलेशन में एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि एक तो एक गुण के आधार पे, एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे दिया, वैल्यू हो गई और उसकी बारंबारता दे दी। दो के आधार पे भी हो सकता है, बाईवेरिएट टेबुलेशन होता है वो, ठीक है। तो ये हमारा इसमें रहेगा। तो इसमें बोलते हैं इसको द्विचर आवर्ती सारणी बोलते हैं, द्विचर आवर्ती सारणी, जब दो विषय का एक साथ अध्ययन हम करते हैं। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में था। इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपकी सिलेबस में है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, उस पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हम सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको क्लासें कैसी लग रही है, कुछ सुझाव आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।